नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी विषय के ऊपर। और साइकोलॉजी में हम प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें से अपनी 14 ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट पर आज हम चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो आज का जो पहला फैक्ट है इसको जान लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है साथियों कि देखिए, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। चार विकल्प में से पहला विकल्प है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बी में दे रखा है बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है। सी में दे रखा है बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। और डी में दे रखा है बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो इसमें से देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सी जो विकल्प है ये वाला, ये सत्य नहीं है। बाकी बुद्धि सीखने की योग्यता ये बिल्कुल राइट है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, ये भी बिल्कुल राइट है। और बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, ये वाला जो विकल्प है ये भी राइट है। तो अपना पहला नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न को देखो। सेकंड नंबर का प्रश्न है कि ये तो अलग दे रखा। देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। और चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं कि द्विकारक सिद्धांत, या फिर समूह कारक सिद्धांत, या पदानुक्रम सिद्धांत, या बहुबुद्धि सिद्धांत। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर होगा डी, बहुबुद्धि सिद्धांत। क्योंकि विद्यार्थियों जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की थी और 1883 में उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत भी दिया था। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंस ऑफ माइंड। क्या नाम है? प्रिंस ऑफ माइंड। ध्यान रखना। ये हालांकि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मैंने आगे कर रखा है, तो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा कि कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत जो दिया उसका वस्तु आयाम का घटक नहीं है। और चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं: प्रणाली, प्रतीकात्मक, और शाब्दिक, और व्यावहारिक। बताओ विद्यार्थी क्या नहीं है इसका? तो इसमें जो प्रणाली है ये इसके अंतर्गत नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है, व्यवहारिक है, ये वाला नहीं है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा विद्यार्थियों। अब हालांकि इसके बारे में दे भी रखा है कि त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो रखा जाता है वो तीन को रखा जाता है: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इसको रखा जाता है। विषय वस्तु के अंतर्गत चार आते हैं। चार कौन कौन से आते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत? जैसे प्रतीकात्मक है, जिसको हम सांकेतिक भी कहते हैं, या शाब्दिक, या व्यवहारिक, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला चौथा नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिएगा। तो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन है। ये कथन मतलब किसका है? तो पहला दे रखा है इसमें कि गलत है, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। बी में दे रखा है कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। और सी में दे रखा है सही, क्योंकि इसके कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और डी में दे रखा है गलत है, क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बी जाएगा विद्यार्थी। क्या जाएगा? बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका रहती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? चार विकल्प पढ़ो पहले ध्यान से कि बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। बी विकल्प में दे रखा है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। और सी में दे रखा है सुनिश्चित करना कि सभी विद्यालयों का विकास एक ही प्रकार से हो। और डी में दे रखा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो इसका जो राइट आंसर है विद्यार्थियों वो क्या जाएगा? डी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ये इसका राइट आंसर चला जाएगा।
अगला प्रश्न है 6 नंबर का, इसको देखिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, ये स्थिति उत्पन्न करती है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, ये कौन सी स्थिति उत्पन्न करती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी में दे रखा है विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, और सी में दे रखा है सीखने में समृद्ध संसाधन, और डी में दे रखा है अध्यापक में कुंठा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी जाएगा, सीखने में समृद्ध संसाधन राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थी इसका। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है 7वें नंबर का, कि गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि, जिसे हम संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? 8, 6, 7 या फिर 5? बताओ विद्यार्थियों कितने होते हैं? तो इसके होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है यहाँ पे कि भावनात्मक बुद्धि, जिसे हम संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1990 में डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलेव ने किया था। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को व्यापक बनाया था, और इनकी पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से भी महत्वपूर्ण क्यों। ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें 5 घटक की बात की गई विद्यार्थियों। कौन कौन से? आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, और आत्म अभिप्रेरणा, और परानुभूति या तदानुभूति, और सामाजिक कौशल, इसकी बात की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में एक, कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। पहला दे रखा है संवेगों को जानना, बी में दे रखा है संवेगों का प्रबंधन, और सी में दे रखा है अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, और डी में दे रखा है संवेगों को जागृत करना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा संवेगों को जागृत करना, इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न क्या है? तो बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है पहला अभ्यास के द्वारा सीखना, दूसरा अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना, तीसरा निरीक्षणात्मक अधिगम, और डी में दे रखा है पुरस्कार के द्वारा सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? निरीक्षणात्मक अधिगम, इसका राइट आंसर चला जाएगा। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आगे मैंने दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया इन्होंने, और मुख्य शब्द है इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अनुकरण या प्रतिमान, जिसे हम मॉडल भी कहते हैं, वो अनुकरण करता है। अनुकरण में करता किसका? अवधान, धारण या प्रतिधारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः बलन, ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। अगला प्रश्न क्या है? 10वें नंबर का प्रश्न देखिएगा कि जब बच्चे एक अवधारण को सीखते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार जगह खाली छोड़ रखी के द्वारा किया गया। E.L. थॉर्नडाइक और जीन पियाजे, जेबी वॉटसन और लेव वाइगोस्की। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ए, E.L. थॉर्नडाइक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, और पुनरावृत्ति, और सार को दोहराना। तो बताओ विद्यार्थियों, बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा जिनका नाम मिलता है, तो उनके अनुसार कौन सी प्रक्रिया होती है? बताओ। बी, यानी कि प्रतिधारण, इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला 12वें नंबर का प्रश्न क्या है? तो बुर्नर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। बुर्नर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है? क्रियात्मक अवस्था है, विलोमीयता की प्रक्रिया है, और अंत प्रज्ञा काल है, या पूर्व प्रत्यात्मक काल है? बताइए। तो राइट आंसर जाएगा इसका ए, क्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों 12वें नंबर का क्वेश्चन का। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जेरोम बुर्नर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो इनके द्वारा 3 अवस्थाएं बताई गई है। 3 अवस्था कौन कौन सी? विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था बताइए, जिसे हम क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इनएक्टिव वो कहते हैं, और इसकी जो एज बताई गई है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक बताई गई है। दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसे आइकोनिक भी बोलते हैं इंग्लिश में, 3 से 12 वर्ष की एज में होता है। और तीसरी बताई इन्होंने अवस्था, सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक एज। अब विद्यार्थी ये सिंबॉलिक जो अवस्था बताई है इन्होंने, ये 12 वर्ष के बाद बताई है। और जीन पियाजे ने भी विद्यार्थियों 4 अवस्थाओं की बात बताई है। 4 अवस्थाएं इनके अनुसार, जैसे विलोमीयता की प्रक्रिया, अंत प्रज्ञा काल,
पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये सब इसमें है विद्यार्थियों। लेकिन इसके अनुसार कौन सी वाली नहीं है, तो इसके अनुसार विद्यार्थियों जो अपना इसका राइट आंसर गया है वो गया विलोमीयता की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा 13वें नंबर का प्रश्न क्या है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत, इसको आपने सुना होगा, उद्दीपक अनुक्रिया वाला सिद्धांत है, के संबंध में सही नहीं है, मतलब संबंध नहीं है, मतलब एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है, थॉर्नडाइक और स्किनर, पावलोव और बुर्नर। तो विद्यार्थियों जेरोम बुर्नर इससे संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका, डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए विद्यार्थियों जेरोम बुर्नर जिसे हम ये इसका राइट आंसर है। अब एसआर जो दीपक अनुक्रिया वाला जो सिद्धांत है इससे संबंधित थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलो है। उक्त तीनों का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। और जेरोम बुर्नर की बात करें कि जेरोम बुर्नर का जो सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लात टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। इस समर्थी को क्या कहा जाता है। चार विकल्प दे रखे हैं, विलोपन, बी में दे रखा है बिना शर्त प्रोत्साहन, सी में दे रखा है अनुकूलित उत्तेजना और डी में क्या दे रखा है तत्परता। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा सी अनुकूलित उत्तेजना। क्या चला जाएगा, अनुकूलित उत्तेजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों 15 नंबर का अगला प्रश्न क्या है कि आदत और ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन कहलाता है अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण। बताओ क्या कहलाता है विद्यार्थियों, तो वो कहलाता है अधिगम। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और ऐसा किसने कहा था विद्यार्थियों, करो एम करो ने कहा था। किसने कहा था, करो एम करो के द्वारा ये बात बोली गई थी। 16वें नंबर का प्रश्न देखिएगा कि दी कंडीशनल ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, आशुबेल, गैने, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो रॉबर्ट गैने विद्यार्थियों दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है। और इन्होंने इसमें 8 प्रकार बताए विद्यार्थियों। अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार इनके द्वारा बताए गए इसमें। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, वो क्या है, इसको ढंग से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है। व्यवहारवादी मनोविज्ञानी के अंतर्गत नहीं आते हैं जेरोम एस बुर्नर, इवान पेट्रोविच पावलोव, एल थॉर्नडाइक या बीएफ स्किनर। तो बताओ कौन नहीं आता विद्यार्थी इसमें, ए राइट आंसर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जेरोम एस बुर्नर है वो आधुनिक संज्ञानवादी है। कैसे है, आधुनिक संज्ञानवादी है। और आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको विलियम वुंट बताना विद्यार्थियों। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। कौन है, विलियम वुंट है, विलियम जेम्स नहीं है। विलियम जेम्स नहीं है। विलियम जेम्स तो विद्यार्थियों अमेरिका के जो मनोविज्ञान है उसके जनक है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, विलियम वुंट को माना जाता है। हालांकि मैंने आगे बता भी रखा होगा जेरोम एस बुर्नर आधुनिक संज्ञानवादी, ये सारी बात मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न भी बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। 4 विकल्प, राम ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। बी में दे रखा जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। सी में दे रखा है सुरेश ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। डी में दे रखा है निकुंज ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक परिवर्तियों में सहसंबंध स्थापित किया। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा विद्यार्थियों, इसका चल जाएगा सी, सुरेश ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाने प्रारंभ कर दी। ये विद्यार्थियों अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, मोटिवेट जो करते हैं उसका रिजल्ट नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 19वें नंबर का, पहले डैश डैश खाली जगह छोड़ रखा है कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीक है जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। मतलब परीक्षा के कारण जो चिंता होती है उसको दूर कौन कौन सी करती है। 4 विकल्प दे रखे हैं, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। बताओ विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर चल जाएगा ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। विद्यार्थियों ये चिंता को बढ़ाता है, चिंता को कम नहीं करता है। और हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चिंता को दूर करता है, मतलब चिंता को कम करता है। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा।
और आज का और अंतिम जो सवाल है इसको देखिएगा। अंतिम सवाल क्या है कि कक्षा 5 के न्यूनतम दृष्टि वाले बच्चे को 4 विकल्प दे रखा है। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। और बी में दे रखा है उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। सी में दे रखा है कक्षा में सामान्य रूप में बर्ताव करना चाहिए। एम ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी में दे रखा है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। इस प्रकार जो हमारी प्रश्नोत्तरी थी वो कंप्लीट हो जाती है विद्यार्थियों। इसी के साथ थैंक यू, आपने जो वीडियो देखा। ये जो कंसेप्ट लेकर आया हूं मैं एक अलग ही तरीके का पढ़ाने का आपको पीडीएफ के जरिए, ये कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओ विद्यार्थी, ये ठीक रहता है या फिर जो डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं वो कंसेप्ट ठीक रहता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू मित्रों।